नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के हिंदी का जो फर्स्ट लेसन है बातचीत, उसके सारांश को। इससे पहले मैं इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो दोनों को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस पाठ के सारांश को देखने से पहले हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके जीवन परिचय को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लेखक के जीवन परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आपके एग्ज़ाम में दो जगहों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पाठ के अंदर से और एक लेखक के जीवन परिचय से। तो पाठ के अंदर की जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग सारांश में देख लेंगे और जो जीवन परिचय है उसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय को। लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि अगर आप विकिपीडिया पर सर्च करते हैं तो इनका जन्म 3 जून 1844 को बताया जाता है, जबकि आपके टेक्स्ट बुक में 23 जून 1844 दिया है। तो आप निश्चिंत रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही पूछा जाएगा, ना कि जो गूगल पर दिया है वो पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अब पूछा जाएगा तो वहाँ पर इलाहाबाद नहीं प्रयागराज लिखा जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि अगर प्रयागराज दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलाहाबाद हुआ था। इनके माँ का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिता पेशे से एक व्यापारी थे और माता एक गृहिणी थी, यानी हाउसवाइफ थी। लेकिन इनकी माँ जो थी वो पढ़ी लिखी सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा जगाई थी। देखिए, इनकी माँ जो थी पढ़ी लिखी सुसंस्कृत महिला थी और बचपन में बालकृष्ण भट्ट को पढ़ाई लिखाई में उतनी अभिरुचि नहीं थी, तो पढ़ने के लिए जो प्रेरित करते थे इनके माँ प्रेरित करते थे। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई। अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे तो ये थे भारतेंदु युग के निबंधकार। अगर काल की बात की जाए, पूछा जाए कि किस काल के ये लेखक थे, तो आधुनिक काल इसका आंसर आप लोग टिक करके आएंगे। बात करें इनके प्रमुख रचनाओं की तो इन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध ये सब लिखा था। इनके उपन्यास में प्रमुख है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव इत्यादि। नाटक की बात करें तो इनके नाटक में इम्पोर्टेंट है आपका पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद्य। निबंध की बात करें तो भट्ट निबंधमाला इनके द्वारा लिखा गया है और 2 खंडों में यह प्रकाशित हुआ है। दोनों खंडों में लगभग 1000 निबंध लिखा गया है। 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी, जो कि 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। तो आइए अब देखते हैं इस पाठ के सारांश को। प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंधकार भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट हैं। यानी ये जो पाठ है ये क्या है, एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु युग के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। आगे हैं, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उत्कृष्ट रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट जो हैं आधुनिक जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी उत्तम रचनाकार माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं, उनमें से एक ये भी आते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक शक्ति के महत्व को बताया है। क्या है दोस्तों कि इस पाठ में बताया गया है कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें बहुत सारे क्षमता दी है, बहुत सारे वरदान दिए हैं। उनमें से एक वरदान है वो है वाक शक्ति, यानी कि बोलने की क्षमता। इसका क्या महत्व है,
इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट ने बताया है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हालचाल है। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठे होते। यानी इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य में जो वाक शक्ति है यानी बोलने की जो क्षमता है, अगर वो नहीं होती तो क्या होता, ये सृष्टि जो है वो पूरी गूंगी होती और किसका क्या हाल चाल है वो किसी को पता नहीं चलता। सब लोग लुंज पुंज अवस्था में किसी एक कोने में बैठे होते। आगे है आपका, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं। लेखक बातचीत के सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप को बताते हैं। यानी इस पाठ में लेखक जो है वो बातचीत के तरीका के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से बातचीत करना चाहिए, और फिर अंत में कहते हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका है बातचीत करने का वो है आत्मवार्तालाप, यानी स्वयं से करना। इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी से बात करना है तो आपको या तो उसके यहाँ जाना पड़ेगा या उसको अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि आप जिसके यहाँ गए हैं उसे आपके आने से परेशानी हो, उसको मेहमान नवाजी करने में कोई दिक्कत हो, या आप किसी को अगर बुलाते हैं उसके मेहमान नवाजी में अगर कोई कमी रह जाती है तब भी उसको कोई दिक्कत होगा। तो इसलिए न कहीं पर जाइए और न किसी को बुलाइए और स्वयं से बातें कीजिए, यानी ऐसी शक्ति विकसित कीजिए जिससे आप स्वयं से बातें कर सकें। नेक्स्ट है आपका, फिर कहते हैं कि जिस प्रकार जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए अच्छा खाने पीने और घूमने फिरने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। यानी लेखक क्या कहते हैं कि जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए जिस प्रकार अच्छा खाना पीना घूमना फिरना ज़रूरी है, उसी प्रकार जीवन को अच्छा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए अच्छी बातचीत की भी ज़रूरी है। आगे है आपका, बातचीत से हमारे मन में जो मवाद रहता है वह धुआं बनकर उड़ जाता है, फिर मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, जिससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए लेखक बातचीत के फ़ायदे को इसमें बताते हैं। लेखक कहते हैं कि बातचीत करने से क्या फ़ायदा है, तो बातचीत करने से जो हमारे मन में मवाद रहता है यानी ईर्ष्या, क्रोध, किसी के प्रति वैर भावना जो रहता है वो धुआं बनकर उड़ जाता है, यानी मन से मिट जाता है। और मन कैसा हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मन हल्का और स्वच्छ हो जाने से हमें खुशी होती है, यानी आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से भट्ट जी महान विद्वान बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को भी बताते हैं। देखिए इस पाठ में दो विद्वानों का नाम आया है, एक बेन जॉनसन और दूसरा एडिसन। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को भी बताते हैं, यानी बातचीत के संबंध में इन दोनों विद्वानों का क्या मानना है वो बताते हैं। तो देखते हैं आगे क्या मानना है इन दोनों का। बेन जॉनसन का मत है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बातचीत से ही संभव है। यानी बेन जॉनसन क्या कहते हैं दोस्तों कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। और हकीकत भी है कि जब तक सामने वाला आपसे बात नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, आप पता नहीं कर सकते हैं कि वो ज्ञानी है या मूर्ख है। किसी व्यक्ति के पहनावे ओढ़ावे से कभी भी हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर की क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, यानी वो ज्ञानी है या मूर्ख है, अच्छा है या बुरा है। कहा भी गया है कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए कि ये किताब अच्छी है या बुरी है। उसी तरह से पहनावा ओढ़ावा से कभी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है कि वो ज्ञानी है या मूर्ख है। तो यही मानना है आपका बेन जॉनसन का कि जब तक सामने वाला आपसे बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, आप उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ है वो। आगे है, इसी प्रकार एडिसन का मत है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही संभव है, तीसरे की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। देखिए विद्वान एडिसन जो हैं वो क्या कहते हैं कि असल बातचीत
केवल 2 व्यक्तियों में ही संभव है। यानी जो काम की बातें होती है वो केवल 2 व्यक्तियों में ही होती है। तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से बातचीत की धारा बदल जाती है। यानी 2 व्यक्ति हैं तो काम की बातें करेंगे, और जैसे ही तीसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होगा, बातचीत की धारा बदल जाएगी, इधर उधर की बातें होने लगेगी। आगे है, फिर उस बात का उद्देश्य नहीं रहता। यानी बातचीत की धारा बदल जाएगी और उस बातचीत का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। भट्ट जी बताते हैं कि 4 या 4 से अधिक लोगों के बीच की बातें राम रमौल कहलाती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राम रमौल से आप क्या समझते हैं, राम रमौल किसे कहा जाता है। तो भट्ट जी क्या कहते हैं कि 4 या 4 से अधिक लोगों के बीच की बातें जो होती है वो राम रमौल होती है। यानी 4 लोग रहेंगे या 4 से अधिक लोग रहेंगे तो वो बातचीत क्या कहलाएगा, राम रमौल। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह निबंध बहुत ही सुंदर एवं जीवन उपयोगी है। इस निबंध से हम में प्रतिभाशाली संवाद शैली का विकास होता है। यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो ये निबंध लिखा हुआ है क्या है, बहुत ही सुंदर है, जीवन उपयोगी है। अगर इसे हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम में प्रतिभाशाली संवाद शैली, संवाद में यहाँ पर बिंदु होगा, संवाद शैली का विकास होता है। यानी ये जो निबंध है बहुत ही सुंदर है और जीवन उपयोगी है। इसकी बातों को हमें अपने जीवन में उतारना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अधिक से अधिक दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मुझे और भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।